So in this particular question we have to tell the angle, जूम अच्छे से। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल बताना है जिस एंगल पे इसको फेंका जाए कि ये एक दो तीन तीन कोलिजन के बाद इस पॉइंट पे टकरा जाए। मान लो यहाँ पे एक होल होता, ठीक है, तो इस पर चला जाए। अब इसको कैसे कैसे पूछ सकता है एडवांस आपसे इस कॉन्सेप्ट को कि मान लो एक स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर इलास्टिक कोलिजन कर रहा है कैरम बोर्ड के अंदर, आपको ऐसे इस सी वाले पोजीशन से फेंका गया है और आपको जो है एक यहाँ पे मान लो एक छोटी वो रखी है, क्वीन रखी है, तो आपको स्ट्राइकर से क्वीन को मारना है, क्वीन को मार के आपको यहाँ पहुँचाना है। ऐसे पूछ सकता है वो आपसे इलास्टिक कोलिजन की हेल्प से, ठीक है। या फिर रे ऑप्टिक्स में पूछ सकता है कि भाई ये प्लेन मिरर से सारे के सारे और हमें जो फाइनल वो है रे, उस रे को इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करवाना है या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिंक करवाना है, तो फिर क्या एंगल रखा जाए। तो ये जो मर्म है, इसका मर्म एक ही है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं और मर्म जो है वो है रिफ्लेक्शंस का। यहाँ पे बेटा आप मानोगे थीटा या 90 माइनस थीटा और इसका फिर सॉल्व करते रहेंगे और इक्वेशन 4-5 बनाएंगे। एक कोलिजन की एक इक्वेशन, फिर दूसरी कोलिजन की दूसरी, तीसरी की तीसरी, करते करते आखिर में फाइनल आंसर निकाल लेंगे सॉल्व करके, मजदूरी करके, ठीक है। तो ये होता है नूबड़े बच्चे का काम। और प्रो बच्चा की गचैड़ आदमी क्या करेगा, वो ये देखेगा कि भाई ये यहाँ पे गया है, उसके बाद ये यहाँ गया, तो इलास्टिक कोलिजन अगर हम मान रहे हैं तो, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन इज सेम एज रे का रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पे यूं ले रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी का ही है। तो हमने इलास्टिक कोलिजन लिया, तो ये यहाँ पे टकरा के यहाँ जब जा रहा है तो ये सेम होगा अगर ये लाइन सीधी जाती तो। अब ये क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लाइट का पाथ मोड़ता है, पाथ की लेंथ नहीं मोड़ता और पाथ का क्या कहूँ करेक्टर नहीं बदलता। यानी कि उसने एंगल उसको मोड़ के इधर भेज दिया, अगर वो सीधा जाता तो कैसे जाता, उसी का एक मिरर इमेज यहाँ पे है। मान लो कि जैसे यहाँ पे जाके ऐसे करके कुछ ऐसे से गई लाइट, तो अगर मैं इस मिरर के अबाउट इस एक्चुअल पाथ का मिरर इमेज लूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जो जिस लाइन के अंदर इस लाइन लाइट को, रे ऑफ लाइट जो है, इसको एक्चुअली जाना चाहिए था लेकिन मिरर की वजह से वो जा नहीं पाई, तो ये ऐसा पाथ हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पे को वो हुआ वापस रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे भी वो वापस मुड़ जाएगा, तो इसके अबाउट वापस एक बार वो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो मतलब क्या है कि रे जो होती है ना, रे ने खाया मिरर से रिफ्लेक्शन और पूरी दुनिया, वो पूरी दुनिया कह रहा हूँ सॉरी, रे पलट गई। तो अगर हम रे के रिस्पेक्ट में देखें तो रे हमेशा सीधी चलती जा रही है, तो एक्चुअल में रे पलट गई रिफ्लेक्शन के बाद। तो लेकिन रे को सीधा चलाने के लिए तो हम रे के वो रिस्पेक्ट में देखेंगे हर चीज़, और रे के रिस्पेक्ट में दुनिया ही पलट गई है, तो हमने दुनिया पलटा दिया रे को सीधा करने के लिए, ठीक है। तो दुनिया पहले ऐसे जा रही थी, हमने दुनिया को ऐसे उठा के ऐसे रख दिया और हमने यहाँ पे यूं करके बना दिया, तो जो रे पहले ऐसे जा रहे थे वे सीधी जा रही है। फिर अब यहाँ पे कोलिजन होना था और यहाँ पे ऐसे जानी थी, जैसे हमने यहाँ किया, हम यहाँ पे ऊपर ऐसे एक और डिब्बा बना देंगे, फिर उस डिब्बे में यहाँ पे होता कोलिजन, फिर हम एक और डिब्बा, ऐसे 3-4 डिब्बे 5-6 डिब्बे बनाते जाएंगे, करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है इसका तरीका जो टीचर ने बताया था। लेकिन अब ये तरीका है, ये अच्छा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें थोड़ा डायग्राम ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। और आप यहाँ पे एक मर्म की बात देख सकते हैं कि नेट जो मेरा ये वाला डिस्टेंस है वो, और नेट मेरा जो ये वाला डिस्टेंस है वो, वहीं तो यहाँ खुल खुल के ऐड होके एक बड़ा सा ट्रायंगल बना के उसमें tan थीटा निकालेंगे हम। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो आदमी है यहाँ से यहाँ, ये जो टोटल यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस है वो टेढ़े में भी इतना ही होगा जितना ये सीधे में हो रहा है। और जितना मैं इसको डिब्बा बना बना के बनाऊँ या मैं डायरेक्टली ऐसे ऐसे करके बना दूँ, आंसर तो सेम आएगा। मैं ऐसे ऐसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस आदमी ने टोटल कितना ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब कहोगे भाई वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल कैसे ले रहा है तू, तो मैं कहूँगा देखो हर चीज़ जो है ना वो कंपोनेंट्स से ब्रेक करके की जा सकती है, एंड टू एंड A to Z चीज़ जो है वो उसके कंपोनेंट लिए जा सकते हैं और उन कंपोनेंट का रिजल्टेंट लिया जा सकता है, क्योंकि एक्चुअल में एक रिजल्टेंट था, उस रिजल्टेंट आदमी के आपने कंपोनेंट लिए, तो कंपोनेंट के वापस रिजल्टेंट लोगे तो वही तो आ जाएगा।
समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पे यही मर्म है। तो इसको यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ से यहाँ और वापस यहाँ होल तक जाने के लिए क्या हुआ, रे पहले जा रही थी ऊपर, गई, रिफ्लेक्शन खाई, वापस आके यहाँ पे आ गई। तो इसने टोटल वर्टिकली ऐसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2a। ठीक है, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। तो रे सी से शुरू होती है, यहाँ जाती है, रिफ्लेक्शन खाती है और यहाँ के वापस इधर गिर जाती है। तो इसने कितना ट्रेवल किया, सी प्लस डी। तो जो टेन थीटा आएगा वो क्या होगा, 2 × a। नेट ऊपर की तरफ कितना गया, अपॉन नीचे कितना गया, वो गया c प्लस डी। तो यही आंसर इक्वल टू टेन थीटा का। देख रहे हो, डिब्बा बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आंसर। अब मान लो कह देता कि नहीं भाई पहली बार में वो नहीं गया, वो जो मतलब पूछा गया है कि टेन थीटा की जो है, मैम पूछूँ कि इनफाइनाइट कोलिजन्स के बाद जा रहा है, तो बताओ एंगल कितना होगा। तो आप यहाँ क्या बताओगे, तो आप कहोगे भाई ये एंगल जो है छोटा सा बना है, बिल्कुल छोटा सा। तो बिल्कुल छोटा सा बनेगा तो यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर एक पॉइंट के बाद यहाँ टकरा जाएगा, फिर वापस बहुत तेज़ी से नीचे आने लग जाएगा। यानी आप कहोगे भाई अगर मेरे को इनफाइनाइट कोलिजन्स करवाने हैं, इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस करवाना है, जिसके बाद मेरा ये इस होल में चला जाए, इस पॉइंट पे चला जाए, तो मेरे को एंगल टेंडिंग टू ज़ीरो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एंगल सो दैट इट गो टू दिस पॉइंट। तो आप वो कहोगे भाई टेंडिंग टू ज़ीरो। अब मैं मैक्सिमम पॉसिबल कहूँ तो मैक्सिमम पॉसिबल यही है, टेन थीटा इक्वल टू 2a/c+d। तो मैं पूछूं सेकंड लीस्ट वैल्यू, मान लो क्वेश्चन आ गया एडवांस में कि टेल द सेकंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द थीटा, ए और डी सब कुछ गिवन दे दिया अच्छे से, तो वहाँ पे आपका ब्रेन चेक करेगा जी। तो मिनिमम वैल्यू क्या, मतलब जितने ज़्यादा कोलिजन उतना छोटा एंगल, ये इसका मर्म है। तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और अब चला गया। मान लो यहाँ से यहाँ जाके वापस इधर लगे, वापस इधर आए, वापस इधर आए, वापस इधर आए और फिर लग जाए, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें पहले ए ऊपर गया, अब नीचे आ गया, नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा। यानी कि ये आदमी जो है वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा और फिर गिर जाएगा। ये यहाँ पे टकरा है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये वापस एक चक्कर मारेगा, यानी कि यहाँ से गया टकरा के इधर, ये आदमी यहाँ से टकराया यहाँ पे, फिर यहाँ से गया यहाँ, तो एक हो गया, फिर यहाँ से वापस से इधर आ गया, तो यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, तो अब नेट कितना हो गया इसका, तो 1a 2a 3a 4a c d 2d 3d। तो ये आ गया 4a/c+3d। ये आ गई टेन थीटा की, टेन थीटा 2, ये टेन थीटा 1। ऐसी अब यहाँ पे आप पैटर्न देख पा रहे हैं कि भाई डी जो है ना, हर कॉन्जिक्यूटिव के बाद डी के अंदर 2d ऐड हो रहा है, यहाँ भी 2a ऐड हो रहा है। तो मैं कहूँ टेन थीटा n इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे भाई 2a 4a, तो यहाँ आएगा 2na अपॉन सी, हर जगह कॉन्स्टेंट है, सी प्लस, अब यहाँ क्या आएगा डी 3d, फिर आएगा 5d। यानी कि ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है ऑड, मतलब 2n-1 इंटू डी। ये टेन थीटा n की वैल्यू आ रही है। अगर मैं जो वो है कोलिजन्स को इनफाइनाइट कर दूं, यानी कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो टेन थीटा, अच्छा यानी वो अजम्पशन मेरा गलत था, सॉरी। उसके अंदर वो जो अजम्पशन है वो तभी चलेगा जब यहाँ पे ये वो दे रखा है, मेरे को क्यूब दे रखा है। क्यूब के अंदर एक मतलब एक मिनिमम एंगल होगा, उस मिनिमम एंगल के अलावा ये नहीं टकरा सकता, और वो तब आएगा जब वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। बाकी सी की कुछ वैल्यू हो उसके ऊपर भी इतना डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि इनफाइनाइट कोलिजन्स करवा रखे हैं, तो हम कौन सा थीटा करें कि वो इनफाइनाइटली बार कोलाइड करके जाए, तो उसके लिए यहाँ पे n को इन्फिनिटी डाल दो, तो 2a, तो टेन थीटा इन्फिनिटी इक्वल टू a/d आ जाएगा। अब a/d इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो टेन थीटा a/d आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस आप सोचने की कोशिश करिए।
हाँ, तो इसका जो मैं अभी सोच पा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें क्लास में नहीं करवाया करवाया बस यहाँ तक था, ये टेन थीटा वन तक, फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ गए थे, लेकिन अब इसका मर्म ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखो, मर्म की बात ये है, ए बाई डी के ऊपर अगर टेन थीटा होगा तो ये एक दो तीन, फिर ये वापस इधर ही आ जाएगा और रिपीट कर लेगा अपना यही मोशन। मतलब टेन थीटा अगर ए बाई डी हो गया, या फिर मान लो अगर ये क्यूब होता तो 45 डिग्री होता, तो आप इसको किसी भी पॉइंट से फेंको, वो अपना पाथ रिपीट करेगा। क्यों अब रिपीट क्यों कर रहा है? बिकॉज इट्स इनफाइनाइट कोलिजन प्रोसेस। तो यहाँ पे इसको एक और दूसरी प्रोसेस, मतलब एन और एन माइनस वन प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होनी चाहिए, तभी वो इनफाइनाइट पे स्ट्राइक करेगा। तो ऑलमोस्ट वो सेम होने के लिए आपको सिमेट्रिकल केस लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेन थीटा ए बाई डी ही लेना पड़ेगा, या क्यूब है तो 45 डिग्री एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है इसका मर्म। तो ये जो है रिफ्लेक्शन का क्यूब के अंदर मर्म हो गया। अभी इलास्टिक कोलिजन हो कुछ भी हम कर देंगे। और ऐसा ही एक मान लो दूसरा आ जाए कोन का, कि एक कोन है, कोन मान लो, या फिर कोन की बजाय दो वो मान लो प्लेन मिरर्स, दो प्लेन मिरर हैं और वो हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा एंगल पे है। मान लो थीटा दे दिया मेरे को 15 डिग्री, ठीक है। और फिर मैं वो कह दिया कि भाई वो 30 डिग्री पे जो है ना एक लाइट रे आई है, और वो 30 डिग्री पे लाइट रे जो आई है वो कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स के बाद, वो कितने नंबर ऑफ कोलिजन करेगी बिफोर, क्या कह रहा हूँ यार मैं, वो कितने नंबर ऑफ कोलिजन करेगी उस पॉइंट तक जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे हो इस एपेक्स से, इस वाले, मतलब कि आप समझ रहे हो क्या कहूँगा, कि ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, अब ये अंदर तक नहीं घुसेगी। या मान लो थीटा पूछ ले कि अंदर तक चली जाए, तो उसके लिए क्या होगा? मान लो यहाँ लेता थीटा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट इट अप्रोचेज द एपेक्स एंड डू इनफाइनाइट कोलिजन्स या इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस। तो क्या होता? तो देखो, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ लग रहा है कि रे जो है वो सीधा जानी चाह रही है, रे को हमने रिफ्लेक्ट कर दिया प्लेन मिरर लगा के। तो अगर हम रे के रिस्पेक्ट में देखें तो वो सीधी ही जा रही है, तो हमने दुनिया ही पलटा दी ताकि हम रे को सीधा लेके जा सके और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो ये आदमी है, ये आदमी यहाँ पे जब टकराएगा, तो जब यहाँ टकराएगा तो ये घूम गया, तो हमने इसको घुमाने के बजाय दुनिया घुमा दी। यानी कि हमने इस वाले आदमी को, जो ये प्लेन्स मिरर हैं, उनको उठा के ऐसे रख दिया। तो उनको उठा के जब वापस ऐसे रखा तो ये कुछ इस प्रकार हो गया। मतलब ये है, इसको इसके अबाउट 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये 15, तो ये भी 15, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। फिर अब ये यहाँ पे ऐसे करके सीधी सीधी चली गई यहाँ पे। अब यहाँ पे वापस कोलिजन, अब यहाँ वापस कोलिजन, तो वापस सेम पैटर्न, सेम 180, यानी वापस 30 डिग्री। तो ऐसे 30 30 30 हो जाएगा। तो ये डायग्राम थोड़ा प्यारा नहीं बना है मेरा, थोड़ा डायग्राम प्यारा बनाते हैं। तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये है, फिर ये वापस ऐसे है, ये वापस ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे। इनिशियल मान लो ये थीटा पे, तो ये थीटा कुछ इस प्रकार जा रहा है, ठीक है। तो मान लो कि ये थीटा है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री कितने कोलिजन करे? तो देखो, पहला जो एंगल था वो बना रहा था 15 डिग्री, तो पहला जो ये एन है ये बनाएगा 15 प्लस एन इंटू 30। ये आ रहा है मेरा जनरल फॉर्मूला आफ्टर द रिफ्लेक्शंस, ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल जिससे बना रहा है। अब कहे भाई ये दूसरे जब कोलाइड कर देगा, तो जब एक बार कोलिजन कर गया तो ये अगली बार जब वापस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को पास करेगा तो इसका एंगल क्या होगा? तो उसके एंगल के लिए थीटा माइनस कर देंगे 90 के अंदर। तो जैसे हमने दुनिया पलटाई थी तो दुनिया को वापस वो कर देंगे, ऊनो रिवर्स कार्ड खेल लेंगे। तो यहाँ पे 15 है, तो 15 है यहाँ पे इनिशियली, फिर पहला रिफ्लेक्शन, तो 15 प्लस 30 45 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर कितना हो गया 75 के बाद 105, 105 के बाद 135, फिर 135 के बाद 165। अब 165 जो है ना वो 150 से बड़ा है। अब मैंने ये क्या कहा? मैंने कहा कि जो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला आदमी, ये है 150, ठीक है। और अगर ये हो गया 165, यानी कि ये दोनों डाइवर्जिंग है, यानी कि फिर इसके बाद और कोलिजन नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कोलिजन होंगे, ये आदमी वापस रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे से वापस बाहर निकल जाएगी रे। तो आप कहोगे यार ये कैसे हो सकता है कि मैंने रे अंदर डाली
और फिर रे बाहर भी निकल गई। तो भाई क्यों नहीं हो सकता? डिब्बे के अंदर आप कोई रे डालते हो तो क्या वो बाहर नहीं निकलती? आउटराइटली निकलती है। तो यहाँ पे भी ये निकल रही है। मान लो आपने कोई एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर आपने लाइट डाल दी, तो 3-4 बार इधर उधर टकराने के बाद लाइट बाहर आ जाए तो कौन सी हैरानी की बात है? तो सेम इधर हो तो 165। 165 कब आएगा? 165 माइनस कर दो 15, 150, 150, 150/35। मतलब आफ्टर 5 रिफ्लेक्शंस जो है ये आदमी अपने मिनिमम डिस्टेंस को अचीव कर लेगा। ठीक है, कर लेगा, कोई डाउट एंड डिबेट नहीं है। अब क्या करें? तो देखो, अब 5 तो आ गया, नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो 5 आ गया जब ये अपने उससे मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, एपेक्स से। अब बारी आएगी कि वो जो मिनिमम डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, वो दे दी मान लो, तो क्या करोगे? तो भाई ऐसे जियोमेट्री लगाते लगाते और पागल हो जाओगे भाई आप। तो आप यही वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। पता है ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, कि भाई ट्रायंगल ये है, कॉन्ग्रुएंट था तो मैंने उठा के पलटा दिया, तो जो ये डिस्टेंस होगा सेम ये डिस्टेंस होगा, जो ये एंगल होगा सेम ये एंगल होगा। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, हर जगह ही लगता है रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ के अंदर। बस अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे हमारा कोई बहुत ज़्यादा ही तगड़ा मर्म ना आ जाए, या कुछ नया ही कॉन्सेप्ट समझ में ना आ जाए, या कुछ अलग ही ना हो रहा हो क्वेश्चन में, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये आउटराइटली ये वाला कॉन्सेप्ट लग ही रहा है। तो फालतू बात ना करते हो हमें पूछे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस बताओ क्या होता है? आउटराइटली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है मिनिमम डिस्टेंस। तो रे का इस पॉइंट से क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमने इसको बना दिया स्ट्रेट लाइन, तो आपको यार इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या एक्चुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगा? तो फिर वहीं घूम फिर के बाद कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लेंथ सारी बराबर। तो देखो ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आता है, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको लॉजिक दे दे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, मानना है मानो, नहीं मानना तो जैसे ब्रूट फोर्स का यूज़ करके सॉल्व करो, और पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन करो, वो भी गलत हो जाएगा कैलकुलेशन मिस्टेक करके। ठीक है, तो ये है, तो ये 30 डिग्री है भाई। मान लो ये डिस्टेंस मेरे को डी दे रखा है, ठीक है, जो दे रखा होगा, तो ये डी है, ये 90 है, ये 30 है, तो मिनिमम डिस्टेंस आ गया डी साइन 30, यानी कि d/2 आउटराइटली करेक्ट है। तो d/2 इज द मिनिमम डिस्टेंस विच विल बी आफ्टर द 5 कोलिजन्स। अब पूछेगा भाई 5 कोलिजन के बाद यार ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखो, या तो वो मिनिमम डिस्टेंस है ना 5वें कोलिजन से 6ठे कोलिजन के बीच में, या तो वो आदमी 90 डिग्री जाएगा, या वो आदमी कुछ ऐसे जाएगा, या वो आदमी कुछ ऐसे जाएगा। ये 3 ही ऑप्शन है उसके पास। अगर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो वो जो छठा कोलिजन का पॉइंट होगा उस पे वो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। 90 डिग्री जा रहा है तो सारे ही इक्वल, इस पे जा रहा है तो फिर 5वें कोलिजन की स्टार्टिंग पे वो मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो यही इसका मर्म है। बाकी हमारा जो एंगल है वो बड़ा हो गया 150 से छठे कोलिजन पे, अगर n = 6 रखेंगे, यानी कि n = 6 पे वो जो रे है वो बाहर जा रही होगी, यानी n = 6 के ऊपर जो है वो रे बाहर जा रही है, मतलब उसका पहले ही बाहर मुड़ चुका है वो आदमी, क्योंकि अंदर जाती हुई रे का रिफ्लेक्शन करके हम बाहर जाती हुई रे एकदम एक ही स्टेप में नहीं बना सकते, वो पहले ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ जा रही होगी, वो फिर और बाहर की तरफ चली गई। तो वही है, मतलब कॉन्सेप्ट सीखना था हमें, कॉन्सेप्ट हम इसका सीख चुके हैं। बाकी ये वीडियो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, स्पीड में देखिए, फ़ायदे में रहेंगे। थैंक यू।